नमस्कार। ताकि आप रह सकें फिट एंड फाइन, हाजिर हम लेके डॉक्टर ऑनलाइन। दोस्तों, डॉक्टर ऑनलाइन की आज की कड़ी में हमारे मेहमान हैं देश के सुप्रसिद्ध कान नाक और गला रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अजीत सिंह राठौड़। डॉक्टर अजीत सिंह राठौड़ ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा राजपूताना यूनिवर्सिटी बीकानेर से की। उसके बाद एमबीबीएस और ईएनटी में एमएस आपने सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज जयपुर से किया। जयपुर, जोधपुर और बीकानेर के मेडिकल कॉलेज में आप विभिन्न पदों पर रहे और सन 1999 में प्रोफेसर के रूप में आपने एसपी मेडिकल कॉलेज बीकानेर से रिटायरमेंट लिया। फिलहाल आप बीकानेर के एक निजी चिकित्सालय में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। दोस्तों, डॉक्टर अजीत सिंह न सिर्फ एक अच्छे सर्जन हैं, उनके अंदर इसके अलावा बहुत सी खूबियां हैं। वो एक बहुत अच्छे चित्रकार भी हैं और आपकी कई पेंटिंग्स की प्रदर्शनी लग चुकी है अब तक। एक अच्छे चित्रकार होने के साथ साथ आप एक अच्छे फोटोग्राफर के रूप में लंदन में 1980 में आप वर्ल्ड एमेच्योर कंपटीशन में भी पार्टिसिपेट कर चुके हैं। सन 1961 में आपको पूरे राजस्थान में बेस्ट राइफल शूटर के खिताब से भी नवाजा जा चुका है। सन 1989 से लेकर 1994 तक राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन बीकानेर के आप प्रेसिडेंट रह चुके हैं। सन 1990 से लेकर 1996 तक आप राजस्थान क्रिकेट बोर्ड, जो रणजी ट्रॉफी की टीम सिलेक्ट करता है, उसमें आप सीनियर सिलेक्टर रह चुके हैं। मेडिकल कॉलेज बीकानेर के आप गेम सेक्रेटरी रह चुके हैं। राजस्थान विश्वविद्यालय की क्रिकेट टीम को आपने रिप्रेजेंट किया। साथ ही हॉकी, टेनिस और फुटबॉल के आप राजस्थान यूनिवर्सिटी के कप्तान रह चुके हैं। एनसीसी में आपने सी सर्टिफिकेट प्राप्त किया है और सीनियर अंडर ऑफिसर रह चुके हैं। सन 1999 से 2000 तक आप एएनटी राजस्थान ब्रांच के प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं। इसके अलावा सन 1971 में आपने बीएसएफ के कलर्स में, 1971 का जो भारत पाकिस्तान का वार था, उसमें बीएसएफ के कलर्स में भी आपने पार्टिसिपेट किया है। राष्ट्रीय और राज्य स्तर पे अनेकों कॉन्फ्रेंस कराने का आपको अनुभव प्राप्त है और कई पत्र वाचन आपने किए हैं इन कॉन्फ्रेंसेस में। उनमें से 3500 टॉन्सिलेक्टोमीज अंडर लोकल एनेस्थीसिया और मेलिग्नेंसीज ऑफ ईसोफेगस प्रमुख हैं। अपोलो अस्पताल दिल्ली, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज दिल्ली, जयपुर गोल्डन अस्पताल और सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज जयपुर में आप विजिटिंग प्रोफेसर के रूप में आमंत्रित किए जाते रहते हैं। और राजस्थान में एंडोस्कोपी सर्जरी में आपका विशेष स्थान है। ऐसी बहुमुखी प्रतिभा डॉक्टर अजीत सिंह राठौड़ का डॉक्टर ऑनलाइन में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। दोस्तों, नाक कान गला रोग से संबंधित कोई भी सवाल आप हमसे पूछना चाहते हैं तो आप हमें फोन कर सकते हैं। हमारे फोन नंबर है 51099956। लेकिन फोन करते समय आप अपने टीवी सेट के वॉल्यूम थोड़ा धीरे रखिएगा ताकि आपकी आवाज हम तक बिल्कुल स्पष्ट पहुंच सके। सर, सबसे पहले हमारे दर्शक जानना चाहेंगे कि कौन कौन से ऐसे लक्षण हैं जिनको लेके आपके मरीज आपकी प्रैक्टिस में सबसे ज्यादा देखने को मिलते हैं? मेरे पास सबसे ज़्यादा मरीज नाक के बंद होने के, कान के बहने के और गले में खराश के आते हैं। एक कॉमन सिम्टम है सर सर दर्द। सर दर्द के इलाज में काफी बार देखा गया है मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच की जरूरत पड़ती है। सर दर्द के मरीज को न्यूरो फिजिशियन भी देखता है, फिजिशियन भी देखता है। काफी बार आंख वाले जो डॉक्टर्स होते हैं, ऑप्थेल्मिक सर्जन, उनके पास भी देखा जाता है। तो ऐसे कौन कौन से कारण हैं जिन सर दर्द के जो आपकी ब्रांच में यानी ईएनटी यानी कि नाक कान गला रोग से संबंध रखते हैं? डॉक्टर बालानी, आप सही कह रहे हैं। ये सर दर्द मल्टी डिसिप्लिनरी ब्रांच है जिसमें बहुत सारे सर्जन, फिजिशियन और मनोचिकित्सक इन्वॉल्व होते हैं। सबसे पहले हमको ये समझना होगा कि सर दर्द होता क्या है और कहाँ होता है। सर दर्द अपनी आँख के ऊपर की भौं से लेकर के गर्दन के पीछे जहाँ गर्दन और सिर मिलता है उस तक के जो भी दर्द होते हैं उनको हम सर दर्द कहते हैं। सर दर्द सबसे प्रमुख कारण वास्कुलर होता है जिसको कि हम माइग्रेन बोलते हैं। और ब्रेन की कोई भी ट्यूमर, ब्रेन की कोई भी बीमारी, मेनिंजाइटिस वगैरह, इन ब्रेन के कई कारणों से भी सर दर्द होता है, जो कि सर दर्द होता है ब्रेन के अंदर बहुत गहरा। फिर कान का दर्द भी सर दर्द के अंदर शुमार होता है, आँखों का दर्द भी सर दर्द के अंदर शुमार होता है। और फिर दांत का दर्द और जीभ और गले का दर्द, साइनसेस का दर्द। और हमारी ब्रांच के अंदर साइनसेस का
जीभ का, गले का कैंसर, टॉन्सिल का और कान के जो भी बीमारियां हैं उनमें जो भी दर्द उठते हैं वो सर दर्द पैदा कर सकते हैं। और मल्टी डिसिप्लिनरी इसलिए कहते हैं कि सर दर्द का जो मरीज हमारे पास आता है या किसी के भी पास आता है उसको आप ऐसा मरीज ने समझें कि आप इलाज कर रहे हैं और उसका इलाज हो गया। सबसे पहले उसका ये सोचना ज़रूरी होता है हमको कि इसके आखिर ये कारण हुआ कहाँ से है। अगर मेरे पास, मैं ENT सर्जन हूँ, मेरे पास ऐसा मरीज आया और मेरे कारणों में से कोई भी नहीं है तो मेरे को इमीडिएटली उस मरीज़ को दूसरे सर्जन्स के पास में, फिजिशियन के पास में, वास्कुलर डॉक्टर के पास में, डेंटल डॉक्टर के पास में, या आजकल के ज़माने में इस प्रेशर में मनोचिकित्सक के पास भी हमको भेजना चाहिए और उन सब की राय लेनी चाहिए मरीज़ की भलाई के लिए। डॉक्टर अजीत सिंह ने बताया कि सर दर्द के बहुत से कारण हो सकते हैं, जिसमें से कान, नाक, गला रोग और आँखों का और जो चेहरे पे और सिर से संबंधित अन्य अंग हैं उसमें से कहीं से भी सर दर्द का कारण हो सकता है। इस बीच एक फोन कॉलर जुड़े हैं हमारे साथ। हेलो। हाँ, नमस्कार, कौन सा बोल रहे हैं? मैं सूरज बिस्सा बोल रही हूँ। बिस्सा जी, आप अपना सवाल पूछिए। मैं डॉक्टर साहब से पूछना चाहती हूँ कि मेरा गला जब भी मैं जोर से बोलती हूँ जी तो बिल्कुल चौक हो जाता है। जी, आपकी उम्र कितनी है सूरज जी? मेरी है 54। और ये तकलीफ आपको कब से है? ये अभी 3-4 महीने से है। बिल्कुल 2-4 दिन में नॉर्मल हो जाता है जी। और कोई ज्यादा बोलती हूँ या कोई 2-3 वजन भी बोल लेती हूँ तो ये बिल्कुल चौक हो जाता है गला। इसके अलावा और कोई लक्षण आपको, बुखार या सर दर्द या बुखार, सर दर्द कुछ नहीं? छींक आना कुछ भी नहीं सर? आपका वैसे पेशा क्या है, आप करती क्या हैं? मैं कुछ नहीं हुआ, हाउस वाइफ हूँ। हाउस वाइफ हैं आप। घर के अंदर बच्चे शोर मचाते हैं या कोई नहीं, उसके ऊपर चिल्लाना ज्यादा तो नहीं होता? नहीं करती हूँ, बच्चे नहीं करते हैं। बच्चे नहीं करते हैं। हाँ, अभी बच्चे इन तो दिनों में बड़े। आपको सर्दी जुकाम वगैरह लगा? नहीं, जुकाम कभी कभी बाहर की हवा लगती है तो छींक आती है खूब सी। छींक आती है तो हो सकता है आपके एलर्जिक कारणों से अच्छा। कोई सोजन आई हुई हो मामूली सी वहाँ जी पे। हाँ। और जब आप बोलती हैं जी हाँ। या थोड़ी देर तक ये बोलने का प्रयास करती हैं और एकदम से गला चौक हो जाता जी है हाँ। तो वो सोजन और ज्यादा बढ़ जाती है। जी हाँ। तो इसलिए आप एक ENT सर्जन के पास जाकर के जी हाँ। और अपना गला चेक करवाएं। वो आपका इनडायरेक्ट लैरिंगोस्कोपी या डायरेक्ट लैरिंगोस्कोपी एक मामूली उसके ऑफिस में बैठ करके वो टेस्ट हो जाएगा। जी हाँ। उससे आपका वो पता चल जाएगा कि किन कारणों से आपका ये सोजन है। जी तो हाँ। आप एक मामूली इलाज से भी ठीक हो जाएंगी। और थोड़ा आपको भी दिखा सकती हूँ आके? बिल्कुल दिखा सकते हैं आप। डॉक्टर अजीत सिंह जी तो बीकानेर में हैं, आप यहाँ किसी को भी दिखा सकते हैं और जरूरत पड़ने पे सर को भी दिखा सकते हैं। फोन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सर, जैसा आपने बताया कि सर दर्द में काफी कारण हो सकते हैं, इसी तरह से चक्कर आना यानी वर्टाइगो भी एक ऐसा सिम्टम है जिसमें काफी कारण हो सकते हैं अलग अलग डिसिप्लिन में। तो चक्कर आना कितना गंभीर है और इसकी जांच में क्या क्या किया जाना चाहिए? चक्कर आना और एक अंधेरी आना, ये दो बड़े कंफ्यूजिंग सिम्टम्स हैं। मरीज अंधेरी भी आती है तो उसको चक्कर समझता है। अंधेरी आने के अंदर जैसे सिंकोप कहते हैं हमारी मेडिकल भाषा में, तो इसमें क्या होता है कि आदमी जब खड़ा होता है या कहीं घूम के आता है या एकदम से उठता है, एकदम से लेटता है तो उसको आंखों के आगे अंधेरा आ जाता है या थोड़ा बहुत वो ऐसा महसूस करता है कि मैं गिर जाऊंगा। ऐसे कारण अगर मरीज थोड़ा बहुत एल्डरली है तो उसको थोड़ा गंभीरता से लेना चाहिए और एक फिजिशियन को उसका अपना कार्डियोवास्कुलर सिस्टम चेक करवाना चाहिए। अब सही चक्कर आना क्या होता है? सही चक्कर आना, जो सही चक्कर आने का मायना ये होता है कि या तो जमीन आपके चारों तरफ घूमती है या आप खुद उस अपनी धुरी के ऊपर घूमते हो और उसके साथ में आपको ये थोड़ा बेहोशी भी आना हो सकता है, उसके साथ में उल्टी भी आना और जी घबराना भी हो सकता है। तो इसमें दो तरह के बीमारियों से होते हैं, ये कारणों से होते हैं। एक तो सेंट्रल वर्टाइगो बोलते हैं हम इसको और एक पेरिफेरल वर्टाइगो बोलते हैं। सेंट्रल वर्टाइगो सारी बीमारियां ब्रेन के अंदर से होती है और जो पेरिफेरल वर्टाइगो होता है, जो कि 90% पेरिफेरल वर्टाइगो से पीड़ित होते हैं लोग बाग, जो वर्टाइगो के मरीज हैं, उसके अंदर आंखों के कारण से भी, शरीर की नसें कमजोर होने, खड़े होने के कारण से भी, एनीमिया वगैरह इन डिजीजेज के कारण से भी, थायराइड की बीमारी के कारण से भी, और कान के अंदर एक बैलेंसिंग सिस्टम होता है उसके डिस्टर्बेंस होने के कारण से। तो इसको हम ऑप्थेल्मिक रिस्पॉन्स, स्टेटोकास्टिक रिस्पॉन्स और कान का रिस्पॉन्स, इन तीनों का तालमेल से आदमी अपने को स्पेस के अंदर खड़ा और बैठा पाता है, बैलेंस पाता है। तो इनमें से कोई भी डिस्टर्बेंस होती है तो ये चक्कर आने शुरू हो जाते हैं, वर्टाइगो आना शुरू हो जाता है। तो इसको
मरीज को सबसे पहले जो हमारे पास आते हैं उसमें 90% पेशेंट्स होते हैं, जैसे थोड़ा बहुत भी इसमें कोक्लियर के पास में ये जो होता है सेमी सर्कुलर कैनाल होती है, यूट्रिकल सेकूल होते हैं जो कि बैलेंसिंग अपरेटस होते हैं। इनमें जो पानी होता है उसमें कोई कम होता है या ज़्यादा होता है, या उसकी शिखाएं जो नसें होती हैं वो थोड़ी कमज़ोर पड़ जाती हैं। तो इन सब के टेस्ट होते हैं अलग अलग। लेकिन मरीज जब आता है आपको थोड़ा ग्रोसरी एग्जामिनेशन से ये पता लग जाता है कि इसको कोई भयंकर बीमारी नहीं है और इसकी बीमारी ठीक हो सकती है। तो मरीज को सबसे पहले हमको ये बोलना चाहिए आपको कोई गंभीर बीमारी नहीं है, आप शांत हो जाइए, आप ठीक हो जाएंगे। क्योंकि जिस मरीज को चक्कर आता है और जिस मरीज के उल्टियाँ शुरू हो जाती है, दुनिया घूमती है या वो खुद घूमता है, तो वो सोचता है कि बस मैं तो गया। लेकिन एक डॉक्टर का फर्ज होता है कि आराम से उसका 15-20 मिनट, आधा घंटा, पौना घंटा लगाए, उसका एग्जामिन करे, और जब वो सेटिस्फाई हो जाए कि इसके अंदर कोई खास बात नहीं है तो मरीज को पहले समझा करके फिर उसके सारे टेस्ट करके और एक पर्टिकुलर डायग्नोसिस पे आ करके और उसका इलाज शुरू करना चाहिए। एक फोन कॉलर जुड़े हैं हमारे साथ। हेलो हेलो, नमस्कार, कौन सा बोल रहे हैं? हाँ नमस्कार जी, शंभू दादिश बोल रहा हूँ मैं जो। शंभू जी, आप अपना सवाल पूछिए। हाँ सर, डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार। ऐसा है सर कि मुझे काफी पिछले 7-8 साल से खुशबू नहीं आती बिल्कुल भी। हेलो जी। हाँ जी, सुन रहा हूँ मैं। और जुकाम की हर वक्त हरारत रहती है जी। आपकी उम्र कितनी है शंभू जी? अभी 45 साल है। और ये तकलीफ आपको कितने सालों से है? ये करीब 10 साल हो गए सर जी। और इसका मैंने इलाज भी लिया था, लेकिन जब इलाज लिया उस वक्त तो ठीक हो गया, लेकिन इलाज के बाद मतलब जो वापस वो प्रॉब्लम हो जाती है जी। और एक और चीज है, जैसे मैं एग्जॉर्शन का काम करता हूँ, एक्सरसाइज ज्यादा कर ली है या खेल लिया तो उस वक्त खुशबू चालू हो जाती है और उस थोड़ी देर बाद में वापस बंद हो जाती है। हाँ शंभू जी, आपका ये जो 7-8 साल से बताया आपने इसकी बीमारी का, जी सर। और ये ठीक भी हो जाती है बीच में, और बीच में आपकी गड़बड़ भी हो जाती है? जी सर। ऐसा होता है कि जो हमारी ब्रेन से दूसरी नर्व होती है, जो ऑल्फैक्टिक नर्व होती है, वो नाक के बिल्कुल ऊपर है, ब्रेन के नीचे से एक छलनी के अंदर से निकल के बाहर आती हैं। जी सर। उसके नीचे एक मिडल टर्मिनेट नाम का एक अपरेटस होता है हमारा, जो कि हवा को करंट के रूप में दे करके और फिर लंग्स में पहुंचाता है। जी सर। तो जब इसके ऊपर से हवा निकलेगी तब जाके ऑल्फैक्टिक एरिया में पहुंचेगी। जी सर। मान लीजिए इसका आपके किसी कारण से, जुकाम से और इसकी एनाटॉमिकल चेंजेस से, इसकी जो ऊपर जो परत होती है उसके अंदर सोजन आने से ये बंद हो जाता है उसका ऊपर का रास्ता, तो आपका ये जो खुशबू आना और बदबू आना और जो ये स्मेलिंग पावर है वो कम हो जाएगी या बंद हो जाएगी? बिल्कुल खत्म हो गया, मतलब बिल्कुल 1% भी नहीं आता। मतलब आपको मेरी राय ये है कि आप एक एंडोस्कोपिक जो सर्जरी करते हैं, जी सर, ENT सर्जन्स में एंडोस्कोपिस्ट भी होते हैं, उसके पास जाकर के आप एक एंडोस्कोपी का टेस्ट करवाएं और एक CT स्कैन करवाएं। हाँ जी। तो CT स्कैन में पता लग जाएगा और एंडोस्कोपिक सर्जन उस CT स्कैन को पढ़ के एंडोस्कोपी करके ये पता लगाएंगे कि कहाँ ऑब्स्ट्रक्शन है। क्योंकि आपका, मेरे जिस तरह से आप बता रहे हैं, ऑल्फैक्टिक नर्व है वो बिल्कुल ठीक है, हाँ जी। कहीं बीच में ऑब्स्ट्रक्शन है तो आप निराश मत होइए, ये इलाज होने वाली चीज़ है। अच्छा। और ये इसका इलाज हो भी सकता है, और आप थोड़ा धीरज रखें और किसी अच्छे डॉक्टर से कंसल्ट करें। फोन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद शंभू जी। सर, हम लोग बात कर रहे थे चक्कर आने के कारण, कि आपने बताया कि उसके वास्कुलर और कार्डियक कॉजेज भी हो सकते हैं। तो मेरे ख्याल से कार्डियक कॉजेज जो है, जो हृदय से संबंधित कारण है जिसमें चक्कर आ सकता है, वो मेरे गंभीर किस्म के होते हैं और उनकी जांच सबसे पहले की जानी चाहिए या नियमित जो नियम है उसके अनुसार रेगुलर आप सलाह देते हैं कोई भी जांच? नहीं डॉक्टर बालानी, ऐसा है कि जो कार्डियोवास्कुलर के पेशेंट होते हैं और जिनमें इस तरह के चक्कर आते हैं, उसका पता एक अच्छे डॉक्टर को अपने आप लग जाता है कि ये पेशेंट इन कारण से, क्योंकि जो पेरिफेरल टेस्ट करते हैं हम, स्टैंडिंग टेस्ट करते हैं, रॉम्बर्स टेस्ट करते हैं, और इस तरह के जो टेस्ट होते हैं उनके अंदर जब हम ये अपने को असेसमेंट कर लेते हैं कि ये मरीज कार्डियोवास्कुलर का है, तो इमीडिएटली हमको पहला काम तो उसको एक डॉक्टर के पास भेज करके उसका पूरा असेसमेंट करवा के और उस बीमारी का इलाज करवाना चाहिए। क्योंकि मरीज नहीं तो बहुत गंभीर हालत में है, कुछ भी हो सकता है। सो चक्कर आने को आप गंभीरता से लें, और अगर आपके ब्लड प्रेशर है, अगर आपके शुगर है, तो सबसे पहले ENT सर्जन के पास नहीं भाग करके एक फिजिशियन के पास जाएं। जी, डॉक्टर अजीत सिंह जी ने बताया हमको चक्कर के विभिन्न पहलुओं के बारे में। सर, बहुत सामान्य तौर पर देखा गया प्रैक्टिस में, आपकी प्रैक्टिस में भी होगा, हमने भी देखा है, काफी पेशेंट होते हैं, पर्टिकुलरली लेडीज, जो सफर में जाने से पहले बहुत घबराती हैं कि हम उल्टी होगी, चक्कर आता है हमको सफर में जाने से,
और उसके लिए क्या किया जाना चाहिए? ये एक मोशन सिकनेस बीमारी होती है, ये वर्टाइगो भी नहीं है, सिंकोप भी नहीं है। इसमें क्या होता है कि जब गाड़ी ट्रेन की मूवमेंट होती है और चलती है तो आपके सेमीसर्कुलर कैनाल्स के अंदर यूट्रिकल और सैक्यूल में जो फ्लूइड है वो हरकत में आता है। वो हरकत किसी में ज़्यादा बढ़ती है, किसी में विस्कोसिटी कम होती है, किसी में ज़्यादा होती है, तो उसको वो चक्कर आने और जी घबराना शुरू हो जाता है और उल्टियाँ शुरू हो जाती है। तो इसमें तो डॉक्टर बालानी आप फिजिशियन हैं, खुद एक फिजिशियन के पास ही इसका इलाज है, इसका ENT कोच कोई भी नहीं है। उसके बचाव के लिए हम कुछ सफर से आधा घंटा पहले या हाँ ऐसा है, पहले ड्रामामीन वोमीन वगैरह की ड्रग आती हैं और एक सिंपल आधी गोली खाने से इसकी और आधा घंटा पहले ले करके और यात्रा करें तो कुछ भी नहीं होगा, आपकी यात्रा बड़ी आरामदेह होगी। डॉक्टर अजीत सिंह ने बताया कि जो मरीज मोशन सिकनेस से पीड़ित हैं, यानी कि सफर में जाने से पहले उनको उल्टी और चक्कर जैसा लगता है, वो कुछ साधारण से उपायों से, साधारण सी गोलियां लेने से इन लक्षणों से बच सकते हैं। एक फोन कॉलर जुड़े हैं हमारे साथ। हेलो हेलो, नमस्कार, कौन बोल रही है? हाँ जी मैं शीतल बोल रही हूँ सर। शीतल जी, आप अपना सवाल पूछिए। नमस्ते डॉक्टर साहब। नमस्ते। मैं शीतल बोल रही हूँ सर। मेरे को क्या एक्चुअली 1 महीने से काफी तो सर्दी जुकाम हो रहा है और मेरे गले से बहुत धूप निकल रहा है, नाक में से भी एकदम से यूँ निकलने लग जाता है, लिसलिसा सा, और कान में बहुत वाइब्रेशन रहता है। और है ना, जब मैं चलती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है मेरे लेफ्ट वाले पाँव ऐसा लगता है जैसे जमीन के अंदर धस रहा है ऐसे। आपकी उम्र कितनी है शीतल जी? जी मेरी उम्र 30 साल है। शादीशुदा हैं आप? हाँ जी। आप शादीशुदा हैं? हाँ जी मैं मैरिड हूँ सर। शीतल जी ऐसा है कि आपके जो जैसे आपने लक्षण बताया वो इसमें आपके नाक, गला और कान सभी प्रभावित हैं, लेकिन मुझे जैसे आपने बताया उससे लगता है कि नाक से आपकी बीमारी शुरू होती है। कान के अंदर जो भारीपन और ऐसा आपको महसूस होता है उसमें एक स्टेक्शन ट्यूब करके होती है, ट्यूब जो कि कान के पर्दे से पीछे मिडिल ईयर से शुरू होके और नेजोफेरिंक्स जो कि नाक का बिल्कुल पीछे का हिस्सा है उसमें खुलती है। तो जब नाक के अंदर आपके स्टफिनेस है, उसके अंदर कोई एलर्जिक फ्लूइड है या कोई इन्फेक्शन है, तो वो जो कान की नली है जो गले में खुलती है, नाक के ऊपर खुलती है, वो पार्शियली बंद हो जाती है, इन्फेक्शन उसके थ्रू कान के अंदर चला जाता है। जब पार्शियली बंद हो जाती है तो कान के अंदर हवा का दबाव कम हो जाता है और आपको भारीपन महसूस होता है। यही फ्लूइड आपके गले में जाता है और गले को भी इन्फेक्ट करता है। मेरी सलाह है कि आप अपना नाक अच्छी तरह से चेक करवा करके इसका एक्सरेज करवाइए और डॉक्टर के पास जा करके, और कहीं दूरबीन से भी इसकी परीक्षा होती है, वो करवा करके आप अपना इलाज करवा सकती हैं। फोन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद शीतल जी। सर, सबसे पहले अब हम शुरू करते हैं कान से। कान की कौन कौन सी ऐसी बीमारियां हैं जो आपकी प्रैक्टिस में सबसे कॉमनली देखने में आपको मिलती हैं? डॉक्टर बालानी, मेरे प्रैक्टिस के अंदर सबसे ज़्यादा जो मरीज आते हैं कान में, वो कान बहने के आते हैं। कान का बहना बचपन से लेकर के जवानों में और बुढ़ापे में भी वैसा ही देखा जाता है, लेकिन सबसे ज़्यादा इसमें बच्चे सफ़र करते हैं, बच्चे पीड़ित होते हैं। इसका कारण ये होता है कि बच्चों में एडिनोइड और टॉन्सिल होते हैं। एडिनोइड एक ऐसी चीज़ होती है जो कि टॉन्सिल के समान होती है और अपने कागोलिया जिसको बोलते हैं, तलवा जिसको बोलते हैं, सॉफ्ट पैलेट जिसको बोलते हैं, उसके ऊपर नाक के बिल्कुल पीछे रहता है। ये बड़ा होकर के, और जैसे मैंने अभी बताया कि स्टिकिंग ट्यूब्स को बंद कर देता है, उसके थ्रू इन्फेक्शन अंदर जाता है और उस इन्फेक्शन से कान का पर्दे के अंदर रस्सी बन जाती है मिडिल ईयर के अंदर, और वो फट करके और कान के पर्दे के थ्रू बाहर आने लग जाती है। और जवानों में भी जुखाम ही इसका सबसे बड़ा कारण है, और बूढ़ों के अंदर भी यही सबसे मुख्य कारण होता है। कान का बहना एक बहुत ही खतरनाक बीमारी है। अपने गाँव के अंदर, अपने शहर में भी आमतौर से जब कान बहता रहता है, पहुँचते रहते हैं, डॉक्टर से के पास जाके एक इलाज लिया, एंटीबायोटिक्स ली, किसी क्वेक के पास गए, दवाई वाले के पास गए और आपने उसका इलाज शुरू करवाया, थोड़े दिनों के लिए बंद हो जाता है, फिर वापस चालू हो जाता है। इसका बहरापन तो होता ही होता है, और कान में जो रस्सी है अपने शरीर के अंदर, एक इन्फेक्शन है, परमानेंट है, वो उससे बहुत खतरनाक बीमारियां हो सकती हैं। इसके कोई कॉम्प्लिकेशन भी हो सकते हैं सर? आप जैसा बता रहे हैं बहुत खतरनाक हो सकता है। कान में रस्सी है, उसका अगर ढंग से इलाज नहीं किया जाता कोई कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं? हाँ डॉक्टर बालानी, कॉम्प्लिकेशंस इसके बहुत खतरनाक भी हैं और आम कॉम्प्लिकेशंस भी हैं। ये दो तरह के कान का बहना होता है, एक हम बोलते हैं सेफ ईयर और एक हम बोलते हैं अनसेफ ईयर। सेफ ईयर वो होता है जिसमें कि कान का पर्दा का बीच का हिस्सा फटा होता है और वो बीमारी कान के पर्दे की और कान के
पीछे जो मिडल ईयर होता है उसी तक सीमित होती है। लेकिन आधे से ज़्यादा मरीज होते हैं उनके अंदर कान का पर्दा एक साइड से बिल्कुल फट जाता है। इसका मतलब क्या होता है कि बोन दिखने लग जाती है, इन्फेक्शन बोन में चला जाता है। बोन के थ्रू ये इन्फेक्शन दिमाग में भी जा सकता है, बैलेंस ऑर्गन में भी जा सकता है, वहाँ से फेशियल नर्व निकलती है तो मुंह का लकवा भी हो सकता है। तो इस बीमारी के कारण से ब्रेन के अंदर एब्सेस हो सकती है, गर्दन तोड़ बुखार हो सकती है, सेरिबेलर एब्सेस हो सकती है, जो कि सेरिबेलम होता है ब्रेन का हिस्सा, और सेरिब्रल एब्सेस भी हो सकती है, दोनों एब्सेस हो सकती है। मेनिंजाइटिस जो खतरनाक गर्दन तोड़ बीमारी होती है वो होती है, और मुंह का लकवा हो जाता है, और बैलेंस ऑर्गन बिगड़ने से कान में परमानेंट चक्कर आने शुरू हो जाते हैं। तो इन सब से बचने के लिए आपको इसका, और बहरापन तो होता ही होता है जैसे मैंने बताया, इन सब से बचने के लिए आपको कान का इलाज करवाना बहुत जरूरी है। जी डॉक्टर ऑनलाइन में अब वक्त हो चुका है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो डॉक्टर अजीत सिंह जी से जानेंगे कान के बहने के दूसरे पहलुओं के बारे में।